ग्लूटाथियोन मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। महंगा है तो अच्छा है, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर। रात को बिना फेस वॉश करे सोना बहुत बड़ा पाप है कि मुझे ऐश्वर्या राय जितना बुरा कर दो। हमारा इकलौता देश है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ्स डॉक्यूमेंट हो चुकी है। अनुपम खेर जी के जो बाल है ना पीछे के, वो इस जन्म में नहीं गिर सकते। एंड मिनिमलिज्म इज द बेस्ट। हमें डर्मेटोलॉजिस्ट बनने में 10 साल लगते हैं। सिर्फ अच्छा क्रीम्स लगाने से चीज ठीक नहीं होगी। जो लोग कम सोते हैं वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर ये वाला फिलर क्यों लगा रहे हो, ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हो, क्या मैं डब्बा देख सकती हूँ? ऐसा क्या होता है कोरियन प्रोडक्ट्स में जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है कोरियन प्रोडक्ट्स को? स्ट्रेन है PDRN, मतलब उसके पॉटी से, उसके एक्सक्रीटा से बना हुआ एक जेल है जो आजकल यूथ बहुत यूज कर रहा है। जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं कि स्किन की एडवाइस देंगे एंड दे आर नॉट इवन डर्मेटोलॉजिस्ट। एक महिला के एक बारी बाल कम हो जाए ना तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है। ओवरऑल ध्यान रखना है। अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो प्लीज पहले कोरियन खाना खाना शुरू करें। पर्पल सबसे बड़ा ये रंग होना चाहिए सबकी डाइट में रोजाना। जामुनी रंग बहुत जरूरी है, मगर वही पंजाबी स्टाइल अगर आपने सोच लिया कि आज हमने पॉडकास्ट में सीखा है पर्पल खाना और बैंगन भरता रोज खाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाय, आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज एंड आई एम आल्सो अ trained anti-allergy specialist and you're watching me today on Fit Tak. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट तक में। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है प्रॉब्लम क्या है, उसमें हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ी हुई हैं जिनसे हम हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गिव डॉक्टर दीपाली अ वार्म वेलकम। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है क्योंकि हम स्किन की बात करने वाले हैं, हेयर की बात करने वाले हैं। तो आप बताइए कहाँ से शुरू करें? पहले स्किन से, हेयर से, कहाँ से शुरू करें? पहले स्किन से करते हैं। सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर का और सबसे ज़्यादा इश्यूज लोगों को उसी में। यस। हाँ, तो यही मेरा एक्सटेंशन है। मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि इतना अचानक से स्किन इश्यूज लोगों को क्यों हो रहे हैं? इज इट द लाइफ स्टाइल और इज इट द डाइट? लाइक क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? अंशिका, आपको नहीं लगता कि पोल्यूशन पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है और सबसे ज़्यादा ये इंस्टाग्राम का स्ट्रेस भी बढ़ चुका है? मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जो इंस्टाग्राम को देखा, मतलब पहले मैं थोड़ा बुद्धू बन जाती थी एज ए डॉक्टर, क्योंकि वो मुझे फोटोज दिखाते थे कि डॉक्टर हम पहले इतने सुंदर लगते थे अब नहीं लग रहे। तो वो फोटोग्राफ्स खींचते थे फिल्टर के साथ और डॉक्टर्स को ये दिखाते हैं कि हम पहले इतने गोरे थे। सो हमें मतलब इट इज़ सो कंफ्यूजिंग कि आजकल ये जो ज़माना डिजिटल का हो गया है ना, उसकी वजह से आई थिंक इट्स ऑल्सो प्लेइंग। ये अच्छा नहीं है कि इतना ज़्यादा अलग अलग तरह का मेकअप, अलग अलग फेस वॉश, टोनर रोज़ाना यूज़ करो। ये सारा जो रूटीन लोगों ने इंस्टाग्राम से सीख के अपना फेस ख़राब किया है। ऑफकोर्स पोल्यूशन ज़्यादा है। जंक फूड से अब मैंने नोट किया है कि यंगस्टर्स खुद पीछे हट रहे हैं। सब लोग हेल्दी खाना खाना की कोशिश कर रहे हैं, मगर हेल्दी के अंदर भी वो प्रोसेस्ड होता है। वो मार्केट से बना बनाई चीज़ें लेंगे हेल्दी के नाम पे, ना कि घर पे बनवा रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड ट्रेंड। तो फिर अपनी स्किन केयर के लिए कैसे, मतलब व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? जैसे लोग स्किन केयर की रील्स देखते हैं और वहाँ से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अच्छा हम भी लगाएंगे। तो इज दिस द राइट वे टू गो अबाउट इट, या अपनी स्किन को समझना, या एक प्रोसीजर है किसी भी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने का? डेफिनेटली देखिए, स्किन केयर एक साइंस है जो कि आपको पहली बार आई थिंक किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके अपनी स्किन को समझना चाहिए। पहली बार आपका डर्मेटोलॉजिस्ट भी फेल हो सकता है। आप पहली बार किसी पे जाएं और आप कहें कि बस आई जस्ट नीड अ ग्लोइंग स्किन, आई हैव अ हेल्दी स्किन, 1 या 2 सेशंस के लिए, बट गो टू अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप। स्पेशली लेडीज़ में, लड़कियों में जो टीन एज की होती हैं, 20s की लड़कियां होती हैं, हार्मोनल चेंज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, आपने अभी नया जॉब किया है या आपने पानी, आपका हवा पानी बदला है, आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसिस की वजह से आपकी स्किन एक टाइम पे अलग हो सकती है, बिहेवियर वाइज एक टाइम पे अलग हो सकती है। सेम वे लड़कों में कि कभी वो बाइक से जा रहे हैं, कभी गाड़ी से जा रहे हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर अलग फ़र्क आता है। सो टू अंडरस्टैंड योर स्किन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बेसिस पे आपका स्किन केयर रूटीन बनना चाहिए एंड मिनिमलिज्म इज द बेस्ट। ये मेरा सिंपल रूल होता है। ये नहीं कि आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, नहीं, 2 या 3 चीज़ें भी हों, उनको ठीक से यूज़ किया जाए। आपने जो इंस्टाग्राम की बात करी, सोशल मीडिया की बात करी, तो क्या ये सोशल मीडिया, ज़्यादा फ़ोन देखना, क्या इससे भी हमारी स्किन पे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये जो स्किन फ़ोन पे, मैं खुद भी फ़ोन की एडिक्ट हूँ काफ़ी हद तक, जो आज की हम सब लोग हो चुके हैं। तो इसमें बहुत सारी रेज आती हैं। एक तो हम सब काफ़ी हद तक अपना ब्लूटूथ ऑन रखते हैं, या तो ये हमें वॉच, स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट रिंग या कुछ बैंड पहनना है, तो वो भी हम रेडिएशन हैं जिसकी वजह से फेस पे, बॉडी पे एजिंग जल्दी आएगी।
दूसरी चीज़, जब हम फ़ोन पे बहुत ज़्यादा देर के लिए देखते हैं ना, तो उसमें जो लाइट्स निकलती हैं वो सिर्फ यूवीए यूवीबी नहीं निकलती हैं, उसमें ब्लू लाइट्स निकलती हैं, एचईपीएल निकलती हैं, जो अलग तरह की लाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से आइज़ के आसपास जहाँ की स्किन ज़्यादा पतली होने की वजह से हमें रिंकलिंग ज़्यादा दिखाई दी जाती है। अदर देन दैट, जिनकी फैमिलीज़ में पिगमेंटेशन हो या जो लोग ठीक सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे, तो उनको पिगमेंटेशन इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो पिगमेंटेशन इशू हो गया, एक्ने राइट। इशू हो गया, यस, ये भी यस। है, और साथ ही साथ बहुत लोग के रैशेस वगैरह भी बहुत वो हो जाते हैं, ये यस, सब यस। और मेरे सब पास बहुत कॉमन लोग आते हैं अंशिका, जो लोग रात को, बिकॉज़ वर्किंग क्लास होते हैं, तो रात को ही अपना फ़ोन पे रील्स देख रहे हैं, तो उनकी नींद खराब हो रही है, तो अंडर आई सर्कल्स बन रहे हैं। इट्स वेरी कॉमन। सो लोगों को 2-3 घंटे आजकल रील्स पे टाइम लगाना का बहुत ज़्यादा नेसेसिटी महसूस होती है, जो आई थिंक लोगों को थोड़ा कंट्रोल करनी चाहिए। एंड इतना ज़्यादा हमें फ़ोन पे और लाइट से एडिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी चेन है बेसिकली, पहले स्ट्रेस हो रहा है और फिर आप नींद नहीं आ रही तो आप रील्स देख रहे हैं, फिर उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो ये सब का असर बेसिकली हमारी स्किन यस, पे पड़ता है। तो एब्सोल्युटली। अपनी स्किन केयर तो दूसरी बात हो गई, क्योंकि लोग स्किन केयर के नाम पे भी गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अपने स्किन को कैसे समझा जाए, कैसे वन शुड गो अबाउट द स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, अच्छा ये हमें यूज़ करना चाहिए। पहली बात तो अपना स्किन टाइप नहीं समझ आता है, तो कैसे स्किन टाइप पता चलेगा, उसके बाद कैसे अपना स्किन केयर रूटीन बनाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिक चीज़ जो सबको करनी चाहिए किसी भी एज में, वो हम्म, जब आप सुबह रात को सोते हैं ना, तो एक दिन के लिए कुछ ना लगाएं अपने फेस पे। सुबह सो के उठ के कोई भी जो नॉर्मल टिश्यू पेपर होता है वो आप अपने फेस पे रख के हटाएं, और उस पर देखें कि आपकी इमेज में कहाँ पे ऑयली आ रहा है, कहाँ पे ड्राई आ रहा है, कहीं पे डर्ट आ रहा है। फेस वॉश करके सो जाए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू नो योर स्किन टाइप। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको क्लियरली पता है कि आपकी से कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल स्किन है, तो वेरी गुड। नहीं पता है तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। सेकेंडली, एक बारी आपको अपनी स्किन टाइप पता है तो उसके अनुसार आपको अपना स्किन रूटीन बनाना चाहिए। ये बेसिक रूल होता है। और अगर आपकी स्किन ऑयली भी है, आप यंग हैं, ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर लगाना है, तो आपको अपने स्किन की मिथ्स एक बारी ठीक करने चाहिए। हमारे पॉडकास्ट को ही देख लीजिए। एंड अच्छी किसी नॉलेजेबल इस तरह की लिंक्स को देख के अपनी नॉलेज को ठीक बढ़ाएं, ना कि जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं कि स्किन की एडवाइस देंगे एंड दे आर नॉट इवन डर्माटोलॉजिस्ट। देखिए, क्योंकि हमें डर्माटोलॉजिस्ट बनने में 10 साल लगते हैं। कैन यू बिलीव इट? सो आई थिंक हमारे पास शायद थोड़ी साइंस की नॉलेज ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं इस फील्ड में। एक बेसिक स्किन केयर क्या है, क्या सबको करना चाहिए, बेसिक जो सबको करना चाहिए, कोई भी स्किन टाइप हो, क्या करना चाहिए? बेसिक तो सिंपल चीज़ है, सुबह अपना फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। रात को बिना फेस वॉश करे सोना बहुत बड़ा पाप है। तो रात को आपको फेस वॉश ज़रूर करना है, सुबह फेस वॉश ज़रूर करना है। आप धूप में जाएं या ना जाएं, आपको रोज़ सुबह सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। अगर आपकी स्किन पे कोई भी दिक्कत है, जैसे अगर आपको दिक्कत कुछ नहीं है, मेरी नॉर्मल स्किन है, मुझे बस ग्लो चाहिए, तो मैं पहले सुबह कुछ एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी सीरम लगाऊंगी, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाऊंगी। ये सीरम मैं इसलिए लगाऊंगी ताकि पोल्यूशन से फाइट करने के लिए, दिन भर की धूल मिट्टी और दिन भर के स्ट्रेस से लड़ने की मेरी हेल्प करे, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाऊंगी। ये बेसिक स्किन केयर रूटीन हो गया, 2 स्टेप सुबह का। रात को आप फेस पे जो भी लगाते हैं, जैसे हम दिन भर खाना खाते हैं, अभी आपने मुझे कॉफ़ी पिलाई यहाँ पे, सो उस तरह हमें दिन भर अपने आप को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, एक्टिवेटेड रहने का। तो रात को जो आप अपने फेस पे लगाते हैं वो आपका फेस का, स्किन का डिनर है। तो रात को बिना कुछ लगाए कभी ना सोएं। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको रात को अपनी स्किन को नरिशमेंट देना है। फेस वॉश करके कुछ रात को आपको अपने फेस पे ज़रूर लगाना है। और ये ग्लोइंग स्किन का अभी आपने बोला कि बहुत एकदम से क्रेज चल रहा है, लोगों को लगता है कि स्किन केयर करके, तो माय बेसिक क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क इज कि क्या स्किन केयर करके एक अच्छा स्किन केयर रूटीन हो तो क्या उससे आपका स्किन टोन चेंज हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए, बिल्कुल हो सकता है अंशिका। आई टेल यू, व्हाटएवर इज़ योर कलर बिहाइंड योर ईयर, जो आपके कान के पीछे का यहाँ का कलर है, वो आपको कोई भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकता है। मगर तभी दे सकता है क्योंकि अगर पेशेंट भी मतलब देयर इज़ नो गुड डॉक्टर। मैं हमेशा से कहती हूँ और अब तो बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, इट्स अ गुड पेशेंट। सिर्फ अच्छा क्रीम्स लगाने से चीज़ ठीक नहीं होगी। आपको अच्छा सोचना, अच्छी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप पोल्यूशन में कितना जाते हैं, उसके हिसाब से आप पानी कितना पीते हैं। अगर आप मेरी तरह ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो हमेशा ब्लैक कॉफ़ी से पहले एक रूल कर लीजिए कि 1 ग्लास पानी पिएंगे, अच्छा ऐसा भी है? बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी डिहाइड्रेट्स अस, है ना। सो हमें इस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस की भी ज़रूरत होती है। तो आप अपना कम्प्लेक्शन ठीक कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आपके कान के पीछे भी वही कलर है जो फेस का है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। आपके डॉक्टर को भी आपको जेन्युइन एडवाइस दे देनी चाहिए कि डोंट वेस्ट योर मनी, क्योंकि जो ये कलर होता है ना, दिस इज द नेचुरल कलर एंड दिस कलर एनी गुड डॉक्टर कैन गिव यू फॉर द होल बॉडी।
क्योंकि बहुत बारी लोगों के साथ होता है कि बहुत शेड्स हैं फेस पे, बॉडी पे, पिगमेंटेशन है, बिकॉज अब ब्यूटी इज नॉट बीइंग फेयर, है ना, ब्यूटी इज बीइंग वन कलर, सो वन कलर इज जो कलर आपके कान के पीछे, दैट इज द रियल कलर विच एनी डॉक्टर कैन गिव यू, बिकॉज उतना मेलेनिन आपकी बॉडी में है। तो आपके पास कभी ऐसे केस आए कि मेरा स्किन टोन चेंज कर दो, आपने बताया भी कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, तो क्या ये ग्लूटाथायोन और ये आईवी ड्रिप है, क्या ये सेफ है लोगों के लिए, क्या उनको यूज करना चाहिए जब उनको पता है कि ये स्किन टोन, ये आपका यही स्किन टोन है, आपको नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लोग करवाते हैं, तो इज इट सेफ? अंशिका, हर चीज सेफ है अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास हैं, पहली चीज, और वो डॉक्टर अपना काम ठीक कर रहा है, ठीक है। सो अभी हमने वो जो रिसेंटली देखा था बॉलीवुड में, वन सेलिब्रिटी हु पास्ट अवे, एंड आ रहा था कि ग्लूटाथियोन ड्रिप की वजह से हुआ है ना। जी जी। सो आई वाज नॉट अ डॉक्टर, आई कांट रियली से कि उनका क्या क्या चल रहा था, ट्रीटमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो उसे बहुत फियर बैठ गया मेरे पेशेंट्स में। बहुत पेशेंट्स ने मुझसे कहा डॉक्टर आप हमें ग्लूटाथियोन ड्रिप्स दे रही हैं और हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, है ना, देयर इज अ बिग फियर। अगर आपको मैं पहले बताती हूँ ग्लूटाथियोन होता क्या है। हाँ, ग्लूटाथियोन मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। ग्लूटाथियोन वेस्ट में, अमेरिका में, जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर से लड़ रहे होता है मरीज और उसको कैंसर की जो बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती हैं ना, और उसका साइड इफेक्ट कम हो शरीर पे, तो ग्लूटाथियोन की ड्रिप दी जाती है। तो तब साइड इफेक्ट में देखा गया कि बॉडी ग्लो कर रही है, लोग गोरे होते जा रहे हैं। ये तो लोग चाहते नहीं थे, जो लोग बेचारे इतने सीनियर कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको ये नहीं था कि उन्हें गोरा होना है, मगर साइड इफेक्ट में देखा गया कि गोरे हो रहे हैं। सो ग्लूटाथियोन इज द मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जो हमारी स्किन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियंस के लिए, जो इंडिया में रहते हैं, इस पोल्यूशन, क्योंकि हम दुनिया की सबसे गंदी सांस ले रहे हैं, सबसे गंदी एयर में हम लोग रहते हैं, सबसे गंदे पानी से भी हम नहाते हैं। आप अपनी बॉडी में, अपने घर में वो शेंगन वाटर लगा लो, अल्कलाइन लगा लो, मगर इट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द वाटर विच इज मोस्ट पोल्यूटेड, राइट। क्योंकि आप स्विट्जरलैंड जाएं, आप टैप के पानी से पी भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये नहीं है सिस्टम, और शायद होगा भी नहीं हमारी लाइफ टाइम्स में, है ना, विद द पॉपुलेशन। आई थिंक इंदौर में, आई थिंक ये हुआ था। जी जी। इंदौर में आप वो पानी पी सकते हैं जो आपके घर में भी आता है। हाँ, मगर अभी जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, मुझे नहीं लगता ऐसी होप है मुझे। आई होप करें ऐसा कुछ हमारी सरकार। मगर अगर हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करें ना, तो ग्लूटाथियोन बहुत बढ़िया चीज़ है इंडियंस के लिए, मगर सिर्फ तब तक कि अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ठीक तरह से ले रहे हैं, आप डॉक्टर को झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप उसको ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम से खरीद के खुद भी ले रहे हैं, डॉक्टर से भी ले रहे हैं, फिर डॉक्टर बदल रहे हैं, फिर आप वो गोल्ड मार्ट, वो इंडिया मार्ट या कहीं से आप ऑनलाइन खरीद के उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, और डॉक्टर भी आपका क्वैक है जो उसको इंजेक्ट कर रहा है। देयर इज अ कोल्ड चेन, एक प्रोसेस होता है इंडिया में। ये सब जो क्वैकरी है, मुझे लगता है हमारी सरकार को इसको कंट्रोल करना चाहिए, और अगर इसको कंट्रोल किया जाएगा तो ग्लूटाथियोन बहुत बढ़िया चीज़ है इंडियंस के लिए। ग्लूटाथियोन सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, टैबलेट या ओरल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता, या पैचेस में एब्जॉर्ब होता है, और इसकी कोल्ड चेन मेंटेन होती है। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो तभी होती है कि अगर एक स्टैंडर्ड कंपनी से कोल्ड चेन में डॉक्टर के पास आया है और उसको आईवी ड्रिप की तरह लगाया जा रहा है, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। मगर जैसे हमने पहले कहा कि ये कलर जो आपके कान के पीछे, यही आपको कोई डॉक्टर दे सकता है। अगर आप ये होप दे रहे हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अब ये तो बहुत पुरानी बात है कि मुझे ऐश्वर्या राय जितना गोरा कर दो, सो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास बहुत पैसे हैं मगर फिर भी आप नहीं हो सकते। अगर आपके कान के पीछे का कलर 2-3 शेड लाइट है, तो हाँ, आपको ग्लूटाथियोन ड्रिप्स विद विटामिन सी, कोलाजन, 2-3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एक बढ़िया सा कॉकटेल बना के आपके बॉडी वेट, एज के हिसाब से कोई भी डॉक्टर आपका कलर्स थोड़ा सा बेटर कर सकता है। ओके, तो ये जो ग्लूटाथायोन की जो टैबलेट्स लोग खा रहे हैं जी, तो ये सेफ नहीं है, साइंस डिसकंटिन्यू कर दो ऐसा? देखिए, सेफ है मगर साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये सिर्फ बॉडी में लिवर को थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, ये हमें फेयरनेस नहीं देगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सिर्फ और सिर्फ आईवी ड्रिप्स ही हमें वो रिजल्ट देती है स्किन के लिए जो हमें चाहिए। और जो जिन लोगों को ग्लूटाथायोन नहीं यूज करना है, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में, तो ऐसी कौन से खाना है, एंटीऑक्सीडेंट्स चीजें हैं, क्या कैसा खा लेना चाहिए जिससे कि आपकी स्किन का कलर जो है नेचुरली ग्लो करता है? पर्पल सबसे बड़ा ये रंग होना चाहिए सबकी डाइट में रोजाना। जामुनी रंग बहुत जरूरी है, मगर वही पंजाबी स्टाइल, अगर आपने सोच लिया कि आज हमने पॉडकास्ट में सीखा है पर्पल खाना और बैंगन भरता रोज खाएंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या खाना चाहिए? वही बैंगन को आप बेक कर लीजिए या बॉईल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, जिसका स्वाद, हाँ जी, पर्पल। अरे पर्पल कलर इज द रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जो हमारे शरीर में, अभी मैंने जो सांस ली है इसमें पोल्यूशन भी मेरे साथ अंदर गया है, तो जो पोल्यूशन है वो फ्री रेडिकल्स करता है। जो हमारी बॉडी की डेथ है, सेल की डेथ है, सेल पे, बॉडी पे एजिंग आ रही है ना, वो रोकने के लिए हमें फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना है। बेसिकली हमें साइंटिफिकली अंदर से बाहर यंग होना है। सिर्फ बाहर से अंदर तो हम मेकअप लगा सकते हैं, है ना, स्किन केयर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, बट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं सबको ये कहती हूँ आपको दोनों तरफ से काम करना है।
तो अगर आपकी डाइट में पर्पल कलर रोज आ जाए, पर्पल, उसके बाद रेड, येलो, ग्रीन, ये 4 रंग अगर रोज आप 100 से 200 ग्राम ईच खा सकते हैं बॉइल्ड, बेक्ड या ग्रिल्ड फॉर्म्स में, तो आपको वैसे ही डॉक्टर की जरूरत कम पड़ेगी। स्किन डॉक्टर नहीं, बाकी डॉक्टर्स की भी आपको जरूरत कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से बाहर अपने आप को एंटी एजिंग करती रहेगी। तो मतलब शिमला मिर्च खाना शुरू कर देना बिल्कुल, चाहिए। लाल, पीली, हरी कैप्सिकम्स है ना, वो सॉटे फॉर्म हाँ, में। सॉटेड फॉर्म में। तो बैंगन भरता में सारा न्यूट्रिशन किचन की दीवारों में चला जाता है, जो पंजाबी स्टाइल ऑफ कुकिंग है। मैं खुद एक पंजाबी फैमिली से हूँ और मेरी मम्मी को खाने का बहुत शौक है। सो ये जो डीप फ्राइड खाने होते हैं, ये सब हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 1 मील या 2 मील हमारी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, बेक्ड, बॉइल्ड, ग्रिल्ड होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिले। अब यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं इस चीज़ की भी हम सप्लीमेंट ले लेते हैं, हम ये नहीं खा पाएंगे, हम तो जी वर्किंग है, हमें जाना है। एवरीथिंग इज नॉट सप्लीमेंट। आपको मतलब कुछ सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, ताकि आप अपनी दिनचर्या के अंदर वो ला पाएं और अपनी लाइफ को बेटर और हेल्दी कर पाएं। तो अभी ये जो पॉडकास्ट हमारा जो व्यूअर्स पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो बैगन का भरता खा रहे हैं तो शुड दे बी हैप्पी, खुश होना चाहिए कि हम भरता खा रहे हैं, या फिर वो सॉटेड नहीं है, बॉइल्ड नहीं है, तो क्या वो सिर्फ उसको टेस्ट को ही एंजॉय कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस वाइज जीरो है। अच्छा, तो मतलब बैंगन को अलग तरीके से खाया जा बेक्ड, सकता बॉइल्ड, है। ग्रिल्ड फॉर्म्स में, जैसे बेक्ड ऑबरजीन जिसे कहते हैं, वो बड़ा इंपोर्टेड स्टाइल का जैसा होता है, उसी को आप थोड़ा सा उबाल सकते हैं। वरना आप जामुन पाउडर ले सकते हैं। बीटरूट जो मैं रोज लेती हूँ, सबसे इजी चीज़ है, जिसके लिए आपको कोई बहुत हाई फाई कुक की जरूरत नहीं है ना। तो आप रोज एक बीटरूट ले सकते हैं, कि जो मेरी मेड है उसके लिए भी हेल्पफुल रहे। एप्पल, बीटरूट, कैरेट, जिंजर, इसका आप जूस बना के ले सकते हैं जूस उसमें। बना लिया। जी जी जी। मैं यही पूछने वाली थी कि ऐसे कौन सी DIY ड्रिंक्स हैं जो हम बना सकते हैं अपनी स्किन को ग्लो कराने के लिए। जी, ये रंग आपको रोजाना लाने हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ताकि आपकी बॉडी अंदर से काम करती रहे एंटी एजिंग के लिए, सिर्फ बाहर से एंटी एजिंग ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पानी काफ़ी पिएं, और हमेशा एज अ रूल अगर आप कोई टी, कॉफ़ी लेते हो या अल्कोहल पीते हो, तो उससे पहले 1 ग्लास 2 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, ताकि आपको इन ड्रिंक्स का कोई साइड इफेक्ट ना आए। तो पानी में एक, और मॉर्निंग में कोई ऐसी ड्रिंक्स है जो पीनी चाहिए, जो फर्स्ट थिंग आप पियो तो आपकी स्किन पे अच्छा असर दिखता है? देखिए, ओवरऑल हमें अपनी बॉडी में सुबह उठते ही ऑफ कोर्स पहले पानी पीना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोसा पानी पी सकते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग कॉपर वाला पानी पी लेते हैं, कुछ सिल्वर ग्लास में पानी पी लेते हैं। हाँ, मगर सबसे पहले हमें उठते ही कुछ पानी लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपना बॉडी का अंदर का पीएच बदलने के लिए चीज़ें लेनी चाहिए। अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आप एप्पल सिडार विनेगर ले सकते हैं। देखिए, स्किन की ब्यूटी, मेरा ये मानना है, अंदर से बाहर जब उस पर काम किया जाता है तो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप जैसे बात करें, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, 50s में लेडीज आती हैं कि पिगमेंटेशन है और बॉडी उनकी मोटी है, उन्हें सिर्फ फेस से काम करना है, ऐसे नहीं होता। अगर आप एप्पल सिडार विनेगर लेंगे, अंदर से आपका पीएच चेंज होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, तो उससे आपकी पिगमेंटेशन अपने आप ठीक होनी शुरू होगी। मैं बाहर से सिर्फ क्रीम्स देती रहूँगी पिगमेंटेशन की, लेजर करती रहूँगी, उससे सिर्फ ठीक नहीं होगा। बॉडी इज़ अ ओवरऑल यूनिट। जैसे हमारी गाड़ी होती है, ठीक है, उसमें मैं बहुत कच्ची उस एग्जाम्पल में, मगर गाड़ी में मुझे सिर्फ पेट्रोल या कूलेंट के बारे में पता है ना। तो इस मतलब उसी तरह हमारा शरीर है, उस तरह हमें शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और हमारा शरीर लंबा चलेगा और सुंदर चलेगा। तो स्किन केयर इज मोर अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, यस, एंड ऑल, एंड हाउ यू स्पेंड द डे। आप पूरा दिनचर्या कैसा है आपका। तो जो लोग 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, जो कम सोते हैं, तो ये उनके लिए तो और ज़्यादा खराब है, उनकी स्किन के लिए। बिल्कुल, स्किन के लिए, एजिंग के लिए, देयर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज जो कहती हैं जो लोग कम सोते हैं वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। जी जी। और हम वैसे ही जिस पोल्यूशन में हैं, तो हमारी वैसे भी अर्ली डेथ का WHO डिक्लेयर कर चुकी है। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है। ना सोने वाले लोगों को थोड़े से आलमंड ज़्यादा खाने चाहिए, मैग्नीशियम रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे एवोकाडो हो गया, पोटैटो हो गया, है ना, काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ों को तरफ उन्हें देखना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, विटामिन B, विटामिन D, मैग्नीशियम, जिंक, इनमें से किसी की कमी की वजह से भी आपकी नींद खराब हो सकती है। मत सोचिए कि सिर्फ जो स्ट्रेस है उसकी वजह से नींद खराब है। जो जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उनको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो घर पे कर सकते हैं, या उनको कुछ चीज़ें क्या किचन में मिल सकती हैं जिससे वो कुछ अपना DIY कर लें, या उनको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए? पिगमेंटेशन के लिए पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? पिगमेंटेशन के लिए सबसे ज़रूर, जैसे हमने शुरू में कहा, सुबह और रात का फेस वॉश, और सुबह आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे आपका सीरम, उसके ऊपर सनस्क्रीन, आप बाहर जाएं या ना जाएं, अगर आप ये कर रहे हैं तो काफ़ी आपने अपनी बैटल जो है आपकी पिगमेंटेशन की वो ठीक कर ली। दूसरी चीज़, अगर आपने अपनी डाइट में ये रंग ले आए जिनकी हमने अभी बात करी, वो आपको एंटीऑक्सीडेंट की तरह हेल्प करेगा। स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए विटामिन C सप्लीमेंट बहुत कामयाब है, वो हमें लेना चाहिए। पिगमेंटेशन का रीज़न हमें ढूंढना चाहिए। अभी हाल फिलहाल मेरे पास कोई आया था, तो उनके ये नकल्स के आसपास पिगमेंटेशन था, तो वो यहाँ पे ब्लीच करा रही थी बहुत साल से ब्यूटी पार्लर से, मगर नकल्स की जो पिगमेंटेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी से हो जाती है,
और आयरन भी हीमोग्लोबिन वाला नहीं, उनका हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट में ठीक आता है, मगर शरीर में हीमोग्लोबिन घूमने के लिए एक मॉलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं ट्रांसफेरेटिन। सो ट्रांसफेरेटिन लेवल उनके कम होने की वजह से उनको यहाँ पे कमी थी कि उनका खून ठीक था मगर घूम नहीं पा रहा था शरीर में। तो वो बाहर से ब्लीच करा रही थी, जैसे ही हमने ट्रांसफेरेटिन लेवल ठीक कराए उनके अपने आप ये पिगमेंटेशन ठीक हो गए। सो पिगमेंटेशन का रियल रीज़न अगर आप पता कर पाएंगे तो आपको ऑफकोर्स जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। शरीर को आप एक गाड़ी की तरह लीजिए, अंदर से बाहर उसके ऊपर काम करिए, ना कि सिर्फ बाहर से अंदर, तो रिजल्ट्स कामयाब रहेंगे। तो अगर आप किसी भी स्किन केयर प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है बेसिकली। तो आप Absolutely. रिकमेंड कर रहे हो कि लोगों को अपने टेस्ट भी कराने चाहिए एब्सोल्युटली इसके लिए। तो जी। ऐसे कौन से नॉर्मल टेस्ट हैं जो लोगों को करवा लेने चाहिए? देखिए अगर हर एज ग्रुप के अलग 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 होते टेस्ट, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने मगर DIY पूछा मुझसे, हाँ। जो बहुत कॉमनली आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी, वो मैंने सॉरी मिस कर दी, हाँ। कि जो पिगमेंटेशन होती है उसके लिए किचन में कोई भी महिला या पुरुष अगर उसकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, तो जैसे हमने सुबह और रात का रूटीन बताया, उसके साथ सिंपल फ्रेश नींबू का रस्सा, टमाटर का रस्सा एंड वाइट एंड रेड दोनों रंग के चंदन, सैंडलवुड पाउडर, इसका मिक्सचर बना के सिर्फ पिगमेंटेशन पे आप लगा सकते हो। ऑफ कोर्स ये सारी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इनको आपने लगाया, 5-10 मिनट रखा, पानी से धो डाला, अगर स्किन ड्राई हो रही है तो इसमें नींबू आपने हटा दिया उस जगह की, तो इससे आपको काफ़ी ये एक तरह का मेडिकल ब्लीच भी है, साइंटिफिक ब्लीच है, और ये हेल्दी है, ब्यूटी पार्लर के ब्लीच से हेल्दियर है, इससे आपको रिएक्शन कभी नहीं हो सकता। तो ये मैंने बहुत सालों से देखा है कि इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी चीज़, आपके जो ब्लड टेस्ट है वो आपकी एज, सेक्स, लाइफस्टाइल एंड स्किन या हेल्थ इशू के अकॉर्डिंगली करे जाते हैं। अगर आपकी पिगमेंटेशन जेनेटिक है, जैसे हम बात करें डार्क अंडर आइज की, ये बहुत कॉमन होता है। कोई मुझे कहता है कि भाई मुझे 12 साल की उम्र से अंडर आई सर्कल्स हैं, तो ब्लड टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज सिंपली जेनेटिक। आप आज 30 साल के हो गए और आपको अभी भी है, तो ये या तो जेनेटिक है या आपका जो आँख का सॉकेट है ये थोड़ा डीप है, तो ये शैडो पड़ रही है, तो इसके अंदर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, बेसिक हीमोग्लोबिन लेवल्स एंड विटामिन जो हमने डिस्कस किए, उनके टेस्ट सबको करते रहने चाहिए, स्पेशली वेजिटेरियंस में जिनमें इसकी कमियां ज़्यादा पाई जाती हैं। तो DIY काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत से लोगों को अब लगने लगा है कि DIY से स्किन रैशेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अब नहीं करना चाह रहे, उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। तो DIY सेफ है? इज इट? देखिए सेफ तब तक है अगर आप उसको ठीक से कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जो अपने आप ही ये मतलब अभी हमने जो नुस्खा बताया DIY वाला, वो रोज़ कर रहे हैं, उनको रिजल्ट आ गया, उसके बाद उसको सुबह शाम कर रहे हैं। यू कैन नॉट कीप डूइंग इट। आप सर्दियों में करेंगे, आप यहाँ पे नींबू लगाएंगे तो आपको एलर्जी होगी, स्किन ड्राई होगी, मौसम बदल रहा है। सो आपको थोड़ा सा वही ना, कॉमन सेंस इज अनकॉमन, इसीलिए मतलब यू हैव टू पुट सम कॉमन सेंस टू इट। आप एक बार ही हमारा इसका शुरू में जैसे हमने कहा कि आप अपनी स्किन टाइप को समझेंगे ना, उसके हिसाब से आप अपना रूटीन बनाइए तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। मुझे हंसी बीच में इसलिए आ गई क्योंकि एक बार मेरे से खुद से ऐसा हुआ था, मैंने पाउडर ऑर्डर किया था हिबिस्कस का, जो कि बोला गया था इसकी पिगमेंटेशन ट्रीट कर देता है। ये 2-3 साल पुरानी बात है, और मैंने उसको लगा के पेस्ट वेस्ट उसका मोटा सा बना के लगा दिया, और मेरा स्किन बर्न, मतलब इतना जलन होने लग गई, इतना लाल हो गया मुंह। तो इसीलिए मतलब बहुत से लोगों को अब लगता है कि DIY नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाता है, स्किन रैशेस हो रहे हैं, स्किन बर्न कर रही है जी, तो मतलब स्किन टाइप पता होनी चाहिए इसके लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तब तो खैर अकल नहीं थी, अब मैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पॉडकास्ट आपके साथ कर रही हूँ तो अब मुझे समझ में आ गई गाइस, कभी भी कुछ भी ट्राई नहीं करना है, अपने स्किन टाइप समझ ली, उसके बाद ही कुछ लगाना है चेहरे पे। तो डॉक्टर, अभी तो हमने स्किन की बात करी, अब कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा अंडर आई प्रॉब्लम होती है, पफिनेस होती है, रिंकल्स होते हैं, क्रो फीट, ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अगर आपके डार्क सर्कल्स है, पफिनेस है? अगेन डार्क सर्कल्स का आपको रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपका लैक ऑफ स्लीप है, आपका विटामिन B12, जिंक या आयरन का ट्रांसमिटर जो होता है बॉडी के अंदर, जो आयरन घुमाता है, हीमोग्लोबिन, मतलब ट्रांसफेरेटिन हो गया, सीरम फेरेटिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, इसमें से कोई कम है, इसकी वजह से आपका डार्क अंडर आइज हो सकती हैं। मेकअप, जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप लगाते हैं और रात को काजल लगा रहे हैं, नहीं ठीक से उतार रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ओवर द ईयर्स यहाँ पे पिगमेंटेशन देखी है मैंने, वो मिडिल एज के बाद ही देखी गई है। ठीक है, तो ये कॉमन रीजंस देखे गए हैं। एंड लास्ट, अगर जेनेटिकली आपका हो कि पूरी फैमिली के मदर डॉटर, उनकी डॉटर, सो हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे सॉकेट, आप यहाँ टच करके देखेंगे, हो सकता है आपका सॉकेट डीप हो और आपका अंडर आइज का यहाँ पे शैडो पड़ रहा है, अदरवाइज आप गोरे चिट्टे हैं।
सो ये भी बहुत कॉमन रीज़न है। अगर ये सॉकेट डीप की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे हम डॉक्टर्स फिलर्स डालते हैं, एक इंजेक्शन डालते हैं हाइलुरोनिक एसिड जो कि एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसको डाल के गैप भर देते हैं, अब डार्क अंडर आइज गायब हो जाते हैं। इसके सिवाय और कोई चीज़ काम नहीं करती, DIY नहीं कर सकते, नहीं करेगा। अगर स्लीप है तो आपको अपनी स्लीप खुद ठीक करनी है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे मैग्नीशियम रिच फूड्स की वजह से नींद ज़्यादा अच्छी आती है, तो लोगों को उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर कोई विटामिन लेवल कम है तो पहले आप उसको ठीक करें, ना कि आप महंगी महंगी क्रीम्स। एक ये भी चीज़ मैंने अंशिका देखी है यूथ में स्पेशली, कि महंगा है तो अच्छा है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि महंगी क्रीम लगाई डॉक्टर, मैंने तो 1000, 2000, 10,000 की क्रीम लगाई और मेरे अंडर आइज ठीक नहीं हो गए। मैं इतनी बारी सुनती हूँ कि मैं हैरान हूँ कि लोगों की सोच से। ऐसा कुछ नहीं है। 500-200 रुपये की क्रीम भी आपका वो अंडर आइज ठीक कर सकते हैं। अगर आपका विटामिन लेवल ही ठीक नहीं है तो आपका दोनों में से कुछ भी ठीक नहीं करेगा। तो इसके लिए भी फिलर्स ही काम करेंगे। और अगर जेनेटिक रीजन, हाँ फिलर्स आर सेफ। अगर आपका आंखों के सॉकेट आसपास तो और लोगों को डर लगा रहता है कि इसमें कैसे हम लोग देखिए, करवाएं। यूएस एफडीए अप्रूव्ड सिंस 45 इयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 1983 से यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। अब वो ये कि अगर आप ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हैं, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड करेक्ट प्रोडक्ट यूज हुआ जा रहा है, तो आप सेफ हैं। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्वैकरी की वजह से हमारे देश में स्पेशली। अब तो आई थिंक बहुत कॉमन हो गया। जैसे मैं कैपिटल में रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली तक में मैं देख रही हूँ कि बहुत जगहों पे नॉन डॉक्टर्स इस तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं, साइड इफेक्ट आ जाता है, पेशेंट डर जाता है कि भाई ये कैसे, ये तो बहुत डरावनी चीज़ होती है जी, बोटॉक्स बहुत डरावना है, फिलर्स बहुत डरावना है। मगर अगर आप एक ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और आपका राइट है, कंज्यूमर का राइट है कि आप कराते वक्त चेक करें। इंटरेस्टिंगली आपके चैनल के द्वारा मैं बताती हूँ कि हमारी सरकार का एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, अब उसको और रेगुलराइज किया जा रहा है, जिसके अंदर ये हो जाएगा कि जैसे कि आप हैं डॉक्टर अंशिका फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अब कोई पेशेंट जाता है बॉम्बे में किसी डॉक्टर के पास जिसका नाम है डॉक्टर अंशिका, डॉक्टर XYZ, तो वो गूगल पे डाल सकता है डॉक्टर XYZ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। आप जिस भी स्टेट में हैं, दिल्ली में आप डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, मेरा चट्टा-पट्टा निकल आएगा कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ कि नहीं, मैं पास हुई थी, फेल हुई थी। एक सरकारी वेबसाइट खुल जाती है जिसके अंदर से आप डॉक्टर की डिग्रीज चेक कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि आप डॉक्टर के से गूगल रिव्यूज़ जो कि खरीदे जा चुके हैं, या इंस्टाग्राम रिव्यूज़ या फॉलोअर्स देख के आप जाएँ। तो अगर आप एक ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डरने की बात नहीं है। सेकेंडली, जिस तरह हम लोग, अभी मैंने घर पे एक फ्रिज खरीदा तो मैंने बहुत दिमाग खाया उस स्टोर वाले का, और मैंने बहुत सारे फ्रिजेस को छू के देखा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, मुझसे हर चीज़ पूछता है कि डॉक्टर ये वाला फिलर क्यों लगा रहे हो, ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हो, क्या मैं डब्बा देख सकती हूँ। आजकल सब कुछ QR कोड पे है, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो मेरे पेशेंट्स उस प्रोडक्ट को गूगल पे भी डाल के चेक कर लेते हैं, हाँ ये यही कंपनी है, ये US FDA अप्रूव्ड है। तो यू शुड बी एन अवेयर कंज्यूमर। आप क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट डला के साइड इफेक्ट लेके नॉन डॉक्टर के पास जाते हो और उसके बाद आपको लगता है प्रोडक्ट काम नहीं करता। सो ये जो मार्केट भर गई है बिकॉज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, ये बहुत दुख की बात है। तो ये जो मेडिकल काउंसिल वाली जो आपने अभी लिंक बताई है वो ऑफ कोर्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि वो जा सके जी। और ये तो काफ़ी सच में पता नहीं था। नहीं पता और ये हर स्पेशलिटी के लिए, ऐसा नहीं है। आपकी ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, आपका राइट है जानना कि वो क्या काम है, उसका हिस्ट्री क्या है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट्स गुड। रादर देन चेकिंग गूगल रिव्यूज, पेशेंट्स को ये सब चीज़ें देख के जाना चाहिए कि हाँ भाई ये डॉक्टर को अपना काम आता है, ये क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या क्वालिफाइड ये स्पेशलिस्ट है, और उससे अपने ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए, मैं ये मानती हूँ। और ये अभी क्योंकि आपने अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट की बात करी, मैं इसके रेफरेंस में मैं कोरियन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि ऐसा क्या होता है कोरियन प्रोडक्ट्स में जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है कोरियन प्रोडक्ट्स को। क्या डिफरेंस है उसमें ऐसा, वो थोड़ा बताइए। ये तो मेरा ऐसा सवाल है जो मुझे पूछना ही था। ये तो मैं कहूँगी कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को इसका जवाब देना चाहिए, और हमारे इंडियन प्रोडक्ट जिनमें इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनकी भी इसी तरह अगर मार्केटिंग हमारी सरकार करे तो हम कहाँ सारे देशों को पीछे छोड़ जाएं। कोरियन ब्यूटी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं काफ़ी कोरियंस को जानती हूँ एंड आई डील विद दिस बहुत कॉमनली, कि ग्लास स्किन चाहिए हमें। ग्लास स्किन, या आपको पता है कोरियंस की लाइफस्टाइल क्या होती है, मतलब वो क्या खाते हैं, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं खाते जो गैस के ऊपर 1 या 2 मिनट से ज़्यादा चलता हो। दे डोंट ईट। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स चाहिए, मगर उनको कोरियन लाइफस्टाइल के बिना कोरियन ग्लास स्किन चाहिए।
वो पॉसिबल ही नहीं है। और इस तरह का देश कितनी अच्छी अपनी मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को हमारे यूथ में घुसा चुका है और लोग पागल हुए हैं। मेरे पेशेंट्स मतलब वेरी रेगुलरली, मैं नाम नहीं बोलूँगी आपके चैनल के द्वारा, मतलब इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो मैं अपने पेशेंट से ही सुन के उसके बाद मुझे उनकी वेबसाइट्स पढ़नी पड़ती हैं। कोई PDRN जेल आ गया है, अब सैल्मोनेला जेल आ गया है, पहले वो स्नेल म्यूसिन ट्रेंड चल रहा था, अब तो आजकल ये नया आ गया है, सैल्मोनेला का स्ट्रेन है PDRN, मतलब उसके पॉटी से, उसके एक्सक्रीटा से बना हुआ एक जेल है जो आजकल यूथ बहुत यूज़ कर रहा है। 2-3 टॉप कंपनीज हैं और वो 2-3 हज़ार रुपए का है सिर्फ। तो वो सोचते नहीं है खरीदने में, और वो सोचते हैं कि डॉक्टर आप उसको मना करोगे तो इसका मतलब डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर ही अच्छा नहीं है जी, क्योंकि वो कोरियंस उस तरह से उसे प्रमोट कर रहे हैं। मगर अगर आप हमारे नीम, हमारे अश्वगंधा, हमारी तुलसी, इन चीज़ों के ऊपर जाओ जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से, हमारे पोल्यूशन, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या में मैच खाते हैं, उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये कोरियन, अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो मैं सबको ये कहती हूँ कि स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, पोल्यूशन, आप मास्क पहन के बाहर जाओ, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाओ, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तो आपको वो रिजल्ट आ जाएगा। खाली कोरियन प्रोडक्ट से आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ डर्मैट्स ये भी कहते हैं कि जब भी आप बाहर निकलो अपना फेस पूरा कवर करके निकलो। क्या इससे कुछ होता है? क्या ये एक सॉल्यूशन है अपनी स्किन केयर को बिल्कुल ठीक भी नहीं, हम करने का? पूरा दिन अपना पूरा बॉडी दिन का नहीं, ध्यान जब भी रखते आप हैं। बाहर जा रहे हो, जी, मतलब जी। बेसिकली ये था, मे बी मैंने अपने क्वेश्चन सही से पुट नहीं किया कि जब भी आप बाहर जाते हो तो अपना स्किन हमेशा ढक के पूरा जाना चाहिए या वैसे ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि आधी से ज़्यादा समस्या जो है पोल्यूशन से ही होती है। तो क्या इससे कुछ होगा अगर कोई ऐसा करे, ऐसी प्रैक्टिस करे तो? नहीं आंशिका, आई टेल यू वन थिंग, ये AQI जो होता है ना, अभी हम अंदर बैठे हैं, मैं यहाँ से जब बाहर निकलूंगी तो जो दोनों का फर्क है ना, मुश्किल से मात्र 1 या 2 पॉइंट्स का ही फर्क आता है, कोई खास फर्क नहीं कुछ है, खास फर्क नहीं है। ठीक है। एंड सो आप अपने आप को अगर कवर करते हैं तो वो उसके अंदर भी फिर बहुत सारी इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। उसके अंदर जो डस्ट रुक गया है, फिर आपको उसको धोना है, 1-2 घंटे के बाद बदलना है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी गीला हो गया तो उससे आपको फंगल इन्फेक्शंस आ सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आपको अपना स्किन को बिल्कुल इंजॉय करिए, ब्यूटी को इंजॉय करिए, अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स बढ़ाइए, जैसे हमने कहा पर्पल और जो हमने बातें करी। पानी ज़्यादा पियेंगे तो सारा न्यूट्रिशन आपके बॉडी में ज़्यादा घूमेगा, टॉक्सिन भी ज़्यादा जल्दी बॉडी से बाहर निकलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। सो आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल बिताते हैं और एक अच्छा स्किन केयर रूटीन है आपका सुबह का और शाम का, तो आप अपनी स्किन को क्यों नहीं एंजॉय करेंगे। तो बाहर ऐसा क्या करें? पोल्यूशन तो रहेगा ही, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, लोग बाहर जाएँगे काम के लिए, तो जी। बाहर ऐसा जब कोई बाहर निकल रहा है तो उसका स्किन केयर रूटीन किसी का कैसा होना चाहिए? 2-3 चीज़ें करें। सबसे पहली बात है, जैसे अगर आपको मेकअप लगाना है तो आप मेकअप कुछ घंटों के लिए लगाएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको अपने ऑफिस में ही लगाना है, तो आप अपनी बैग में मेकअप कैरी कर सकते हैं, घुसने के बाद लगाएं, ड्यूरिंग द ट्रैवल टाइम ना लगाएं। सुबह आपने अपना सीरम और सनस्क्रीन लगा लिया है तो आप उसी में ही जाएं। जब भी आप अपने फेस पे कुछ लगाते हैं तो जो कोरियन से सीखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि वो अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं लगाते वक्त। तो आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में तरह तरह के स्प्रेज आते हैं। मैं तो रोज़ वाटर की भी फ़ैन हूँ। रोज़ वाटर या कुकुम्बर वाटर आप फ्रेश अपने घर में भी बना सकते हैं। उसको फेस वॉश करने के बाद स्प्रे करें और गीले फेस के ऊपर टू सील द मॉइस्चर आप अपने प्रोडक्ट्स लगाएं, तो ये आपको बहुत काम करेगा। जो नया ट्रेंड है आइजिंग वाला, तो वो आइजिंग काफ़ी काम करता है क्योंकि वो वासो कंस्ट्रिक्शन भी कर देता है, ब्लड वेसल्स को भी कर देता है। तो अगर आप बहुत पोल्यूशन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप सुबह आइजिंग करके हल्के गीले फेस पे अगर आप क्रीम्स लगाओगे तो आपको पोल्यूशन के साइड इफेक्ट कम आएंगे फेस पे। जी, सो ये इस तरह के कुछ चेंजेस आपको लाने चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली बहुत घंटे के लिए बाहर हैं तो जितनी बारी हो सके तो आप अपने फेस पे कुछ स्प्रे कर सकते हैं अगर आपने मेकअप नहीं लगाया है, वरना ऐसे भी स्प्रेज आते हैं जो मेकअप के ऊपर किए जा सकते हैं। हाइड्रेशन इज द की। अगर आपका फेस हाइड्रेटेड होगा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, तो आपके ऊपर पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स कम आएंगे। और जो आइस जो लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत से लोगों का मानना है कि आइस को डायरेक्टली नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या ये सच है? ये सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको पकड़ने के लिए इजी रहे, ऐसे आजकल मार्केट में इतनी सारी बोलते हैं कि चीजें नहीं, आ कुछ गई हैं। कवर होना चाहिए वरना फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है नहीं, स्किन सी में। आइजिंग इज द बिगेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़। आइजिंग आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप हफ्ते में 4 या 5 दिन आप आइजिंग कर सकते हैं। वासो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स फैली हुई है, ब्लड वेसल्स फैलती हैं पोल्यूशन की वजह से, अगेन स्ट्रेस की वजह से। जो लोग स्मोक करते हैं उनकी फेस के आप देखेंगे हमेशा ब्लड वेसल्स ऊपर से सुपरफिशियल होती है, फेस लाल हो जाता है जल्दी उनका, जो ड्रिंक करते हैं या इस तरह के कोई साइड होते हैं हैबिट्स। तो आइजिंग की वजह से इनके ब्लड वेसल्स भी बंद हो जाते हैं। एंड आप आइजिंग डायरेक्ट करें या आप कोई उसमें कपड़ा लगाएं,
बट कपड़ा फिर स्टेराइल और क्लीन होना चाहिए, या आजकल मार्केट में इस तरह की मशीन्स भी आ गई हैं उसको पकड़ने के लिए, तो आप वो कुछ भी हाँ, कर तो सकते वो हैं। भी कर सकते हैं। वरना मेरी तरह देसी सिंपल आप आइस मल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आराम से हो सकता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए स्किन के। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्कआउट का क्या असर पड़ता है स्किन में, कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में वर्कआउट करना। ओवरऑल बॉडी तो ऑफ कोर्स अच्छी होती है, लेकिन स्किन पे कुछ असर होता है वर्कआउट का? बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा। ठीक है, हम जैसे बात कर रहे हैं बार बार अंदर से बाहर ब्यूटी की, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपनी बॉडी का हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, अपने HRV के साथ फाइट करते हैं, हम जी। अपनी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जी। सो हमारी बॉडी अंदर से एक वेलबींग जो हम कहते हैं, वेलनेस की जो हमारी इतनी बातें होती हैं हर वक्त, तो वो हमारी बॉडी अंदर से उस मोड में चली जाती है, आपका ओवरऑल हेल्थ बेटर होता है। सी, स्किन इज़ योर लार्जेस्ट ऑर्गन, स्किन इज़ द मिरर। एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट देख के बता देता है आपकी बॉडी में कोई विटामिन की अगर कमी है या आपके शरीर में कोई बीमारी है। सो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो ओवरऑल आपकी स्किन पे तो ग्लो आएगा ही। जनरली वर्कआउट से जो आपकी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं आपकी स्वेटिंग की वजह से, जैसे कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर हमें तो स्वेटिंग नहीं होती, हम क्यों वर्कआउट करें। मेरे पास जो 50s की लेडीज आती हैं, मैं कहती हूँ कि नहीं, आपको ठीक है स्वेटिंग नहीं होती, आपका स्वेट ग्लैंड तो एक्टिवेट हो रहा है, सो आप यू हैव टू वर्कआउट। ठीक है, जब तक मेन बॉडी की जो इश्यूज है ना इस इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसकी बातें नहीं होती हैं, दैट इज व्हाट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं 20 की उम्र पे शुरू हो जाती है। सो हमें उससे फाइट करना है, बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन रखनी है। एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए मतलब डाइटरी फॉर्म में, एक्सरसाइज फॉर्म में, हेल्दी लाइफस्टाइल में। हाँ। सिर्फ बाहर से क्रीम्स लगा के हम ठीक नहीं होंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे हेयर फॉल हो रहा है, सो देखिए आप खुद सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। अगर आप 15-20 मिनट के लिए रोज कार्डियो कर सकते हैं हफ्ते में 3 दिन के लिए तो बहुत अच्छा है अपनी एज के अनुसार। अगर आप 70+ हैं, 70 पे भी आप अगर आज हमारा पॉडकास्ट देखते हैं और आप शुरू करते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 20 मिनट कार्डियो करना है, जो आप कर सकते हैं। आप 20 मिनट के लिए 10 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, 5 मिनट योगा कर लीजिए, जितना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो पाएगी आपको उस एज में भी फर्क दिख जाएगा। क्या बात है, इतना बड़ा रोल है वर्कआउट का। एब्सोल्युटली। और जो लोग बोलते हैं कि वर्कआउट करते टाइम पसीना नहीं आता है, तो ये कोई साइन है किसी खतरे का, या बॉडी कुछ ऐसा? सबकी बॉडी अलग अलग है, हमें इतना यूनिक बनाया है ईश्वर ने, सो वो अलग अलग रोल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग स्वेट करते हैं डेफिनेटली उनके टॉक्सिन ज़्यादा रिलीज होते हैं, ऐसा माना जाता है। मगर अगर आप नहीं स्वेट करते हैं तो आप स्टीम ले सकते हैं, आर्टिफिशियली आप क्रिएट कर सकते हैं स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन। आप अपने घर स्टीम वगैरह लेना, स्टीम सोना बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। उससे भी ग्लो आता है? एब्सोल्युटली। क्योंकि लोगों को आजकल यही जाने, मुझे ये बताओ कि ग्लो कैसे लाना है स्किन में। तो हाँ, और मैम कुछ लोगों को ना स्किन में इश्यूज होते हैं, वाइट धब्बे हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो ये क्या कंडीशन है और ये कैसे फिक्स करी जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए जिनको। जी हाँ। देखिए, ये जो वाइट पैचेस होते हैं ये तरह तरह के रीजन हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन इज विटिलिगो, जो हाँ, एक बीमारी मानी जाती है। ठीक है, एंड विटिलिगो इज क्वाइट क्यूरेबल आज की डेट में। एंड उसकी भी जो दवाई है वो पेटेंटेड दवाई हमारे DRDO डिफेंस ने ही बनाई है। ठीक है, एंड वो एक पेड़ की एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है, उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। मगर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आपको कोई और ऑटो इम्यून बीमारी भी है, तो ऑफकोर्स उसके रिजल्ट्स कम आते हैं। तो ओवरऑल देखना पड़ता है डॉक्टर को। एंड सेकेंडली वही बात जो हम बार बार कहेंगे कि अगर आपकी बॉडी में कोई विटामिन की कमी है, साथ में ये वाइट लीजन्स है, तो विटामिन आपको ठीक करना ज़रूरी है, वरना खाली वही आप बाहर से ठीक करते रहोगे तो ठीक नहीं होगा। जी। तो स्किन के बारे में हमने बहुत बात कर ली, अब हम हेयर की बात करते हैं। जो इस मौसम में लोगों के उड़े हुए हैं, लोगों को इस मौसम में हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम होती है, फ्रिजनेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हेयर के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा खाना चाहिए या क्या, उसके बारे में? बिल्कुल, सी हेयर इज बिग है ना आजकल, एंड हेयर इज लाइक योर क्राउनिंग ग्लोरी। मैं हमेशा कहती हूँ एज ए लेडी, एंड मैं थोड़ी फेमिनिस्ट हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के। मगर मैन, एक आदमी किसी भी उम्र में चाहे और वो कितना भी गंजा हो जाए तो वो बाल उगा सकता है बाय हेयर ट्रांसप्लांटेशन। एक महिला के एक बारी बाल कम हो जाए ना तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए हमें अपने बालों का ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बालों के लिए होता है ट्रेस एलिमेंट्स, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन H। विटामिन H को बायोटिन कहा जाता है। सिर्फ बायोटिन से आपके बाल ठीक नहीं होंगे। मेरे पास बहुत मरीज आते हैं कि हेयर फॉल के लिए जी हमने कहीं भी सुना इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, चैट GPT ने बता दिया। चैट जीपीटी जी, अब वो भी आ गया है नया। हाँ। सो वो डॉक्टर का कंपटीशन है, बट चैट GPT काफ़ी साइंटिफिक है, इट्स बेटर देन इंस्टाग्राम से तो बेटर ही है। मच बेटर। ओके, जी, थैंक गॉड। तो उससे जो लोग फॉलो करते हैं
आप प्लीज़ फॉलो करिए। और सिर्फ बायोटिन खा के आपको लगता है कि आपके बाल नहीं गिरना रुके और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आपकी आज डॉक्टर कंसल्टेशन फीस बच सकती है। अगर आपके सारे मिनरल्स का कोई कॉम्बिनेशन हो, वो खाएं 15-20 दिन, अगर आपके बाल गिरने रुक रहे हैं तो इसका मतलब कोई विटामिन कमी है। आप अपना फुल बॉडी चेकअप करा लो, विटामिन ठीक कर लो, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कॉमन रीज़न जो बालों गिरने का होता है वो स्ट्रेस है। अगर आप कम सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तीसरा बहुत कॉमन रीज़न इज़ पोल्यूटेड वाटर। बहुत लोग हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं दिल्ली के, एनसीआर के, इंडिया के, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन इतनी दूर दूर से, तो मुझे तो बहुत जगहों का पता है जहाँ का पानी खारा है, बहुत सॉल्टी है। नोएडा ही ओनली, नोएडा हो गया, द्वारका हो गया, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ का पानी खराब होने की वजह से लोगों को हेयर फॉल होता है। तो उन लोगों को पीने के पानी से या बाथरूम में आरओ लगा लेना चाहिए, जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, या वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं। तो उस तरह के पानी से जब वो बाल धोते हैं तो बाल गिरने कम हो जाते हैं। वाटर सॉफ्टनर वगैरह इट वर्क्स? इट डेफिनेटली वर्क्स जी। अच्छा, और बाकी हेयर फॉल के लिए हमें डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर लेना चाहिए जिससे हमारे बाल झड़े भी ना और अच्छे और मजबूत भी दिखें? सबसे ज़रूरी है वही विटामिन एच, बायोटिन आप खाएं। हाँ। आपको प्रोटीन्स खाने डाइटरी फॉर्म में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यंग लड़के बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं प्रोटीन पाउडर लेना जो जिम जाते हैं। तो जब आप प्रोटीन पाउडर से अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं ना, तो वो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो जाता है। अगर आप प्रोटीन डाइटरी फॉर्म में बढ़ाते हैं, आप बेशक 10 अंडे खा रहे हो, 10 अंडे वाइट खा रहे हैं आपके, अगर उस तरह की आपकी डाइट है, लाइफस्टाइल है, सो आपको मतलब आपको उतना हेयर फॉल भी नहीं होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडी की सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो वेस्ट ने बहुत अच्छे से फॉलो करी हुई है, मतलब हॉलीवुड ने, अमेरिका में, इंडियंस को भी करनी चाहिए। हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन हमें बढ़ाना ज़रूरी है। जितना आपका वजन है, से फॉर एग्जांपल अगर आप 60 किलो की हैं, आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ चाहिए जी। और वो एक ही टाइम पे अगर आप खा लेंगी ना कि डॉक्टर ने कहा था अभी खा लूँ, तो वो पूरा आप एक बारी में खाएंगी तो वो अब्जॉर्ब भी नहीं होगा, आधे से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो वो आपको बांट के खाना है। तो अगर आप बालों की बात करें, स्किन की बात करें, ओवरऑल एंटी एजिंग की बात करें, और आपको इतना प्रोटीन खाना है, तो जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ कि आपने थोड़ा सा चिकन या नॉनवेज अगर आप खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, मशरूम हो गया, लेंटिल, एस्पैरागस हो गया, पनीर हो गया अच्छे सोर्स का, दूध हो गया, इनसे आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, चना हो गया, चने का पाउडर हो गया, सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब आपको खाने चाहिए, मगर बांट के। हेयर के लिए भी और स्किन के लिए, दोनों के लिए प्रोटीन बहुत। एब्सोल्युटली, बालों के लिए तो स्पेशली, बाल एंड नेल्स दोनों हमारे प्रोटीन से बनते हैं, ये बेसिकली एक्सक्रीटा है बॉडी का। सो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है प्रोटीन्स, हमारे अंदर बेसिक ट्रेस एलिमेंट्स एंड विटामिन एच, दैट इज बायोटिन। लेकिन जिस तरीके का मौसम इस वक्त हो चुका है और हर जगह पे जो पाया जा रहा है, मानसून में अपने बालों की कैसे देखभाल करें, ये लोग जानना चाहते हैं। मॉनसून में आप अपनी डाइट को ठीक रखें, सिर्फ समोसे पकौड़ी की तरफ ना जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। और बालों के अंदर जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना, तो उसके लिए एक सिंपल होम रेमेडी, जैसे स्पेशली जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली है, तो आप एप्पल सिडार विनेगर, जो सफ़ेद सिरका होता है ना, उससे रिंस कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़, आप जब ड्रायर यूज़ करते हैं, उसका ठंडा वाला यूज़ करें, क्योंकि इस मौसम में सब लोग ड्रायर यूज़ करते हैं। हॉट वाला ज़्यादा यूज़ करने से होता क्या है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से आपका बाल गिरते ज़्यादा हैं। ठीक है, अब और हमेशा ड्राई करने से पहले आप कुछ लीव ऑन कंडीशनर टाइप का कोई चीज़ हो वो लगा सकते हैं। अगर आपको कंडीशनर नहीं लगाना है या आपको नहीं सूट करता है, तो सिंपल कोई भी तेल घर पे जो कुकिंग ऑयल ही है ना, आप खुद ही सीरम बना लो, 2 बूंद वो ऑयल और पानी लिया, मिक्सचर बना के उसको आप टिप्स पे, रूट्स पे लगा सकते हैं, और फिर ड्रायर लगाइए, तो वो इस मौसम में बहुत हेल्प करता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग का ये मानना है कि ऑयल को जब भी आप अपने बालों में लगाते हो, तो सिर्फ आपको वो पूरी रात लगा के नहीं सोना चाहिए। एब्सोल्युटली, इज इट करेक्ट? बिल्कुल ठीक। मैं काफ़ी बारी लड़ाई करती हूँ, स्पेशली मेरे जो साउथ इंडियन पेशेंट्स हैं। देखिए, पहले वक्त अलग था, जनरेशन अलग थी, उनका खाना पीना, लाइफस्टाइल अलग थे। हाँ। आज की डेट में तेल लगाने से आपको डैंड्रफ आता है, इसके लिए बहुत लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं, डॉक्टर गलत बोल रहा है, मैं तो लगाता हूँ तेल, लगाती हूँ तेल, और डैंड्रफ नहीं दिखाई देता, राइट। बट वो सिर्फ एक तरह की लिपस्टिक की तरह है कि आपने लगाया और आपका लिप्स का कलर चेंज हुआ टेम्परेरीली। तेल लगाने से वो मांस छुप जाते हैं हमारी डैंड्रफ। तेल इज न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर डैंड्रफ। डैंड्रफ कुछ नहीं है, सिर्फ एक यीस्ट है जो हम सबके शरीर पे है, शरीर पे भी है, सर पे भी है, सबकी बॉडी पे नेचुरल कमेंसल है, नेचुरली हमारी बॉडी पे पाया जाता है। तेल लगाने से हमारे जो स्कैल्प का जो पीएच है वो बदल जाता है, एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। अगर आप मेरे से पूछें एज अ डॉक्टर, तो मैं सब पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको लगाना ही है, कोई रिलीजियस रीज़न है या जेनेटिकली आपकी फैमिली में है, इनग्रेन्ड वैल्यू सिस्टम है, सो आप प्लीज़ इसको महीने में 1 दिन लगाएं और 10-15 मिनट बाद धो डालें।
और अगर आपको लगाना ही है तो लगा के उसका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकता है वो, मगर लगा के स्टीम ले लीजिए या 15-20 मिनट बाद उसको वॉश कर दीजिए, ओवरनाइट कभी ना रखें। मतलब ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको डैंड्रफ है, या इन जनरल सबके लिए एडवाइस है आपकी कि पूरी रात ऑयल लगा के नहीं सोना? सी पूरी रात ऑयल वाकई नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज जैसे आप देखिए ना, घर पे आप एक जगह पे तेल डाल के सो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, धूल मिट्टी अटैच हो जाती है, ठीक है, वहीं जाके चिपकती है। तो स्कैल्प के अंदर भी सेम सीन है, अगर आप स्कैल्प के अंदर कुछ तेल लगा के रखेंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मोर पोल्यूशन, मोर ईस्ट, मोर इन्फेक्शंस के चांसेस होंगे। वो एक विशियस साइकिल होगा और आपको ये लगेगा मैंने अब तेल नहीं लगाया इसलिए बाल ज़्यादा गिर रहे हैं। सो उसकी जगह आप सिंपल एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। जैसे मेरे बाल अब आज तक वाइट नहीं हुए हैं, सो मैं सिंपल एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। जेल कंसिस्टेंसी बेटर होती है दैन ऑयल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। अब मौसम बदल चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, विटामिन डी हर एक का कम है। अब यहाँ आप और मैं है इस वक्त इस रूम में, हम दोनों का ही शायद कराएंगे तो दोनों में से एक का विटामिन डी कम होगा, राइट? इट्स अच्छा मैंने ठीक कर लिया, आप भी करो। वही। सो ये जो एपिडेमिक बन गया ना विटामिन डी कमी का, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। जो पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो जेल विल बी बेटर देन ऑयल। तो जेल, एलोवेरा जेल यूज करना चाहिए बिल्कुल, लोगों को। और फ्रेश पत्ते से निकाल के लगा सकते हैं। उसको छान लीजिए, उसके कुछ सीड वीड भी नहीं होंगे और बहुत अच्छा रहेगा, बाल ग्रे भी नहीं होने देगा। क्या बात है। और करी लीव्स वगैरह भी काफी बहुत अच्छी चीज़ है, उसी के अंदर डाल लो। अच्छा, उसका भी कुछ लोग बना रहे हैं, तेल भी अब लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है जी, कि कोकोनट जी। ऑयल लेते हैं, उसको उबालते हैं, फिर उसमें ये वाला बीज डालते हाँ। हैं, वो वाले पत्ते डालते हैं। हाँ। तो ये सब काम करता है कि बस ऐसे ही ये है? काम करता है। अगर आपको लगाना ही हाँ, ऑयल तो तो आप रेसिपी सिर्फ बता दो आप बस अगर। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए हाँ। आप, ठीक है? जैसे 1 पोर्शन कोकोनट ऑयल, 2 पोर्शन आपकी करी लीव्स हो गई, 2 पोर्शन रोजमेरी ऑयल हो गया एंड 5 पोर्शन एलोवेरा जेल। ज़्यादा एलोवेरा जेल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी जेल होनी चाहिए, ना कि ऑयल। तो डस्ट कम अटैच होगा। इस सब का कॉकटेल बना के आप लगाएं महीने में 1 दिन। वो आप ओवरनाइट लगा सकते हैं, मगर अगर आप प्लेन ऑयल लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आप अपने बालों को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो बालों में रात भर ऑयल नहीं लगाना है, सही सुना था मैंने। बस 20 मिनट के लिए लगाना है और फिर। जी। हाँ, अभी आपने जब आप बालों की बात कर रहे थे तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट की भी बात करी। तो इसको लेके बहुत मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि इससे लोगों की डेथ हो जाती है या कुछ ब्रेन में बीमारी हो जाती है। किस हद तक ये सही है? अंशिका, मुझे तो वाकई अंदर से रोना आता है और ये हमारी सरकार के ऊपर मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे लगता है अब तो खैर बॉडी बन गई है नेशनल मेडिकल काउंसिल की। हाँ। हमारा इकलौता देश है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ्स डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं। पिछले 4-5 साल के अंदर 6-7 लोगों की डेथ हो चुकी है सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए। और वहाँ पे उस वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था, ना कोई प्लास्टिक सर्जन था। एनएमसी ने अब गाइडलाइंस निकाली हैं 2025 में और उसके अंदर बॉडी के अंदर क्लियरली है कि सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से ही आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। देखिए, एक चीज़ का फ़र्क होता है। मैं खुद जब गाड़ी चलाती हूँ और मेरा ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो ऑफ कोर्स मेरा ड्राइवर ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको भी रिजल्ट बेटर मिलेगा, ठीक है? तो जो भी आप जिस भी प्रोफेशन के पर्सन है तो आपको पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में डेथ ना बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि ये इतनी ईजी कला है। मतलब जब भी मैं ट्रांसप्लांट कर रही होती हूँ साथ साथ हम कुछ पिज़्ज़ा या जो भी पेशेंट को खाना होता है हम लोग सब खा रहे हैं, पेशेंट भी खाना खा रहा है, मज़े से इतनी बातें हो रही हैं, हमारी पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स, इट्स सो ईजी। ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। ब्रेन तो इतनी अंदर है, मतलब जितना मेरा ये नेल है ना, इतने साइज़ की नीडल यूज़ करी जाती है। इट्स नॉट अ न्यूरो सर्जरी। मगर इकलौते हमारे देश में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वैकरी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइजेशन की वजह से और सिर्फ क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। और हमारी जनता भी बहुत भोली है, मैं तो ये मानूंगी। तो या तो बेवकूफ़ है या भोली है, जो सिर्फ इंस्टाग्राम या गूगल एड्स देख के क्लाइंट डॉक्टर के पास पहुँच गई और भरोसे से अपना ट्रीटमेंट करा लिया। ऐसे मत करिए। ये बहुत इजी प्रोसीजर है और इसमें किसी की डेथ नहीं हो सकती, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। मैं फिर से वही बात कहूँगी एज ए फेमिनिस्ट कि आदमी बहुत लकी हैं, लेडीज़ का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। उसका रीज़न भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अनुपम खेर जी के जो बाल है ना पीछे के, वो इस जन्म में नहीं गिर सकते। वो जो पीछे के कान टू कान के बाल होते हैं ना आदमियों के, वो इतने लकी हैं आदमी कि उन बालों के अंदर मेल हार्मोन रिसेप्टर लगा हुआ है। सो कोई भी डॉक्टर उन बालों को निकाल के जब डालेगा ना तो रिजल्ट अमेजिंग होंगे 100%, अगर डॉक्टर ट्रेंड है और उसको पता है कैसे करना है। वही बात फीमेल्स के लिए ईश्वर ने हमें नहीं बताया, डॉक्टर्स को आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया कि मुझे पता हो कि मेरे कहाँ पे रिसेप्टर वाले बाल हैं। और बिना रिसेप्टर वाले बालों की लाइफ सिर्फ 2 या 3 साल होती है। तो अगर मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज करना भी चाहूँ तो मेरे बाल अगर निकाल के यहाँ डाले भी जाएंगे कि मेरे यहाँ से बाल अगर कम हो गए हैं, मुझे यहाँ पे और बाल चाहिए, तो उनकी कोई लाइफ कितनी होगी कोई नहीं कह सकता। आदमियों का हेयर ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल होता है।
बस बात ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से किया जाए, अंडर सुपरविजन किया जाए ताकि हेल्दी रहे। तो मतलब लड़कियों को अपने बालों का ध्यान रखना उनके बहुत, लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है उनके लिए, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल उनके लिए सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल नहीं आप होता। करा भी लें तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल रहेगा या कितने साल रहेगा। बट मेन के लिए ये सेफ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका डॉक्टर जो है, आपको मालूम है कि वो डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं। बिल्कुल, और हमने पहले ही बता दिया है कि काम कैसे वो चेक कर सकते हैं कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस हैं। ओके, तो लड़कियों को अपने बालों मुझे डर भी लग रहा है कि अब और ज़्यादा बालों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस जी, ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे उनको ज़बरदस्ती अपने बालों में हीटिंग टूल्स यूज़ कराने पड़ते हैं, उसके बाद वो अपने बालों के लिए कुछ कर नहीं पाते, जैसे मैं भी हूँ उनमें से। जी, तो अब तो उनको मतलब और ज़्यादा अपने बालों की केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए कोई ट्रांसप्लांट नहीं अवेलेबल है। नहीं। और मैम बहुत से लोगों के यहाँ से बाल, कुछ लोग के मतलब ऑफ कोर्स मेन जी, में ज़्यादा देखा गया है, तो हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्यों मेन के बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, और हुँ। झड़ते भी हैं तो सिर्फ इस एरिया में जाते हैं, इधर नहीं, तो इसका क्या कारण है? देखिए इसके अलग-अलग रीज़न्स होते हैं। पहले तो इसको जेनेटिक माना जाता था कि फैमिली में ही रन कर रहा है ना? हाँ। मगर आज की डेट में मैं इसको मानती हूँ ये भी कहीं स्ट्रेस और वही दिनचर्या की वज़ह से हो गया है। एंड मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हाई होने की वज़ह से कि फ्री टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा घूम रहा है, जिसकी वज़ह से यहाँ से बाल ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं, जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहा हाँ, जाता है। हाँ, हाँ। ये 2-3 तरह का देखा जाता है, जैसे कि सलमान खान का जो लुक है आगे से पीछे जाता हुआ, वो याद है पहले जब तक उस मतलब पहले वाली जो लुक थी 10-15 साल हाँ, पहले, हाँ, जो है ना? यहाँ से लेके तब हाँ, वो स्टार्ट होती है। तो ये हाँ। जो पीछे जाता हुआ लुक है बड़ा अच्छा लगता है एक्टर्स का, बट ये एक तरह का स्टार्टिंग होता है, इसको हम फ्रंटल रिसेशन कहते हैं। कुछ का फ्रंटल आगे रिसेशन। मेडिकली इसको पहले आगे से ओके। जाएगा, कभी यहाँ से जाएगा, कभी पीछे से जाएगा, कभी यहाँ अनुपम खेर लुक हो जाएगा, जो लास्ट लुक है। हाँ। ठीक है, सो ये अलग-अलग रीज़न्स जो होते हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के सर्कुलेशन की वजह से हो सकता है। आपकी जो शैम्पू वगैरह आप यूज़ करते हैं, कितना केमिकल्स यूज़ करते हैं। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा वैक्स वगैरह लगाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, कलर्स करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनका जल्दी हेयर फॉल होता है। अच्छा, और इसका जो हेयर ट्रांसप्लांट जो कराना चाहते हैं, तो क्या कॉस्ट क्या है उसकी? क्या जो एक मिडिल क्लास आदमी है, क्या वो हुँ। करवा सकता है? क्या वो अफ़ोर्ड कर सकता है, या सिर्फ़ ये बड़े अमीर लोगों की ही नहीं, चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, और मैंने तो ये जो डेथ्स वाला देखा है उसके बाद से मैंने अपनी कॉस्ट काफ़ी कटिंग करी है, और हम लोग वापस उसी प्राइस पे हैं जहाँ हम 10 साल पहले थे। हम सिर्फ 20 रुपीज़ पर हेयर लेते हैं फॉर द नॉर्मल टेक्नीक। एक स्पेशलाइज़्ड टेक्नीक होती है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा मशीन यूज़ करी जाती है जिससे मरीज़ को दर्द कम होता है। हुँ, उसमें हम 28 रुपीज़ लेते हैं पर हेयर, हुँ। सो व्हिच इज़ वेरी नॉमिनल। मगर हाँ, आप अपने हिसाब से ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन पे ही जाएँ, मैं दोबारा कहूँगी। और आजकल तो ईएमआई फैसिलिटीज़ होती हैं हुँ, और हुँ, काफ़ी हुँ। फैसिलिटीज़ होती हैं सबके क्रेडिट कार्ड पे। अगर एक ट्रेन्ड डॉक्टर से कराया जाए तो एटलीस्ट आप सेफ हैं, हेल्दी हैं, क्योंकि एक बहुत मामूली प्रोसीजर है, ब्लड सैंपल जैसे देना प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हुँ, अगर आप हुँ। एक ट्रेन्ड डॉक्टर के पास हैं, तो अगर आपका मन है बाल लगवाने का और अब पेमेंट की भी दिक्कत है, तो आप प्लानिंग के साथ जाएँ, मगर ट्रेन्ड डॉक्टर के पास जाएँ। वो ज़रूरी है। अदरवाइज मार्केट में पैचेस वगैरह भी हैं, पैचेस हैं, विग्स हैं, इस विग्स, तरह के हाँ। ऑप्शंस हैं। वो आप सब्स्टिट्यूट्स, हेयर सब्स्टिट्यूट्स लगा सकते हैं। हेयर फाइबर्स आते हैं, जब शुरू-शुरू में हेयर फॉल होता है तो आजकल हेयर फाइबर्स होते हैं, जैसे अपन नमक डालते हैं ना खाने के ऊपर, उस तरह के फाइबर्स आते हैं कि सर पे डाला, 2 मिनट रुका, उसको पफ-पफ किया और बाल जैसा लुक आ गया। तो अगर शुरू-शुरू की हेयर फॉल है तो हेयर फाइबर्स बहुत काम की चीज़ है। अगर बहुत खाली हो गया है, बिल्कुल क्रिकेट फील्ड जैसा साफ हो गया है, तो आप पैच लगा सकते हैं। अगर बीच-बीच में थोड़े-थोड़े भी बाल है ना, और अगर आप पैच लगाते हैं या विग लगाते हैं, तो जो बाकी के नेचुरल आपके बाल हैं वो भी उड़ जाएँगे। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। हाँ, और हमारे रिकॉर्डिंग में जैसे हमने शुरू में कहा आज इंटरव्यू में कि पहले आप अपने विटामिन्स चेक करें, टेस्टोस्टेरोन को चेक करें, खाली प्रोटीन पाउडर से डाइट में प्रोटीन ना बढ़ाएँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन डाइटरी फॉर्म में बढ़ाएँ। इन चीज़ों से आपके बाल काफ़ी बेटर होंगे। हुँ। जब भी कोई, और इससे ही जब आपने शैम्पू की बात करी, तो उससे एक मेरा सवाल जो उस टाइम मैं नहीं पूछ पाई थी, वो ये है कि जब भी कोई शैम्पू खरीद रहा है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है जो शैम्पू में होनी चाहिए? होता है ना, पढ़ना ज़रूरी है कि आप जो यूज़ कर रहे हो उसमें क्या-क्या है, तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने के बाद वी शुड मेक अ डिसीजन कि नहीं, ये शैम्पू नहीं लेना है क्योंकि इसमें ये केमिकल है। ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए हमको? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अवॉइड करना है कि आपका कोई फ़ेवरेट प्रोडक्ट ना हो। सो वो आपका कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, वो आपका टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम और शैम्पू, ब्रांड बदलते रहिए। जॉनसन एंड जॉनसन का जो फियास्को हुआ था जिसमें यूएस में कंज्यूमर क्लेम्स हुए थे और हाँ, करोड़ों कि रुपए का, कैंसर हो रहा है उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप किसी भी ब्रांड को ना स्टिक करें, क्योंकि लिखने को सब कंपनी कहेगी मैं पैराबेन फ्री हूँ, केमिकल फ्री हूँ, मगर कोई प्रिजर्वेटिव सब में होता है। हमारे यहाँ चेकिंग इतनी नहीं होती है कि प्रोडक्ट का चेक किया जाए कि उसके अंदर क्या है, जो लिखा है वो सच है कि नहीं।
सो मेरी ये बात हमेशा रहती है कि आप प्लीज़ प्रोडक्ट की कंपनी को चेंज करते रहें, बेशक आप बहुत महंगा या बहुत सस्ता प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ तो मतलब प्रोडक्ट्स के मामले में लॉयल ना हो। दूसरी चीज़, आपके पास 2 तरह के शैम्पू हर वक़्त होने चाहिए। एक हुआ एंटी डैंड्रफ, क्योंकि आप पॉल्यूशन में रहते हैं, बेशक आप दिल्ली रहते हो या साउथ इंडिया रहते हो, तो यूज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ़्ते में 1 बार। बाकी टाइम आप रूटीन शैम्पू यूज़ करें अपने बालों के अनुसार। अगर आपकी एज 30 प्लस है या आप भी अभी दिल्ली की मानसून जैसे मौसम में रहते हैं, तो रिवर्स कंडीशनिंग करिए, मतलब कि पहले कंडीशनर लगाइए फिर शैम्पू करिए। शैम्पू के बाद कंडीशन करने से बाल फ्लैट हो जाएंगे, तो आपको हेयर ड्राई या आपको चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो इस तरह के कुछ नुस्खे आप अपनी इसके अंदर लेके आएँ। एंड ऑफ कोर्स हम हमेशा कहेंगे सारे प्रोडक्ट वही होने चाहिए जिसमें केमिकल कम हो, स्मेल कम हो, जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो। जहाँ शेल्फ लाइफ कम होगी कि ये प्रोडक्ट जी 3 महीने में एक्सपायर हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर केमिकल कम है। ये सबसे ईजी टेक्निक होती है जानने की। तो क्या हमें मेडिकली अप्रूव हमें मेडिकल शैम्पूज यूज़ करने चाहिए? इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, शैम्पू आप कुछ भी यूज़ करिए। हाँ। जैसे मैं खुद हफ्ते में 1 दिन रीटा शिकाकाई से ही बाल धोती हूँ, तो वो कोई मेडिकल शैम्पू नहीं है। सो आप उसको अपना मिक्सी में चलवा लीजिए और उसको आप पानी के साथ आपका मतलब बन गया DIY आपका। शैम्पू भी आप बना सकते हैं, वो बेस्ट है। एब्सोल्युटली केमिकल फ्री। केमिकल फ्री। ओके। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है, और ये काफ़ी पढ़ा भी है, काफ़ी बताया जाता है कि जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो, आप गलत तरीके से वॉश कर रहे हो, क्योंकि हेयर वॉश करने का सही तरीका है सिर्फ स्कैल्प में शैम्पू लगाना, और ऐसे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं, नहीं, स्ट्रैंड्स नहीं, में। ऐसा कुछ नहीं है। ये हाँ, कहाँ? बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, नहीं, बिल्कुल भी हाँ, नहीं। ये तो पूरा दिन इतने पॉल्यूशन में, धूल मिट्टी में, कि नहीं, सिर्फ इसके ऊपर कितने केमिकल्स बैठे हैं। स्कैल्प को शैम्पू की ज़रूरत है, और जो स्ट्रैंड्स है उसमें कंडीशनर लगाइए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू पुट शैम्पू पूरे सर पे। मगर जो टेक्नीक जो मैंने इतने सालों में देखा है, बहुत लेडीज़ क्या करती हैं, ऐसे सर नीचे करके बाल सुखाती रहती हैं। उससे ग्रेविटी से आपके बाल ज़्यादा गिरेंगे, तो सीधा सर रख के अपने बाल धोएँ। ये एक टेक्नीक ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, तो शावर की जो पानी की स्पीड है ना, वो स्लो होनी चाहिए, या आप बकेट से नहाएँ। उससे आपको प्रेशर कम पड़ेगा बालों की जड़ों पे, बाल कम गिरेंगे। और तीसरी चीज़, ऑफ कोर्स ये जो बाल हैं, जैसे कि आपकी स्किन है, इस पे भी हल्का सा शैम्पू लगना बहुत ज़रूरी है, जो नेचुरली लगेगा। सिर्फ स्कैल्प पे लगेगा तो झाग तो बालों में आएगी। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, जैसे आपके लंबे हैं, तो हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़े, मगर छोटे बालों में आएगा ही आएगा, और बहुत ज़रूरी है कि लगना चाहिए, है ना? तो बालों को ऐसे करके नहीं, ऐसे करके धुलिए। यस। और खारा पानी, ऑफ कोर्स आपने बताया कि हमें RO वाटर यूज़ करना चाहिए। प्रेफरेबली, यस, हाँ, बिल्कुल। ये करना चाहिए। देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं। बस बात वही आ जाती है ना कि लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। एक और क्वेश्चन, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट अब एंड होने वाला है। तो आई हैव सीन वन रील ऑन योर इंस्टाग्राम जो आईब्रो ट्रांसप्लांट की बात करता है। तो जी। ये क्या है? ये एक नया कॉन्सेप्ट था, ये मैंने पहली बार देखा, पहली बार सुना भी था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मुझे इसको करते हुए हो गए हैं 10-12 साल हो गए हैं। एंड जैसे हमने बात की कि लेडीज़ के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है, मगर लेडीज़ को बहुत शौक रहता है अपनी आईब्रोज मोटी करने का। दीपिका पादुकोण ने आई थिंक वो ट्रेंड स्टार्ट किया था। एब्सोल्युटली, मुझे तो लगता है काजोल ने, थोड़ा मैं काजोल, पूरा ओह एज में बड़ी हूँ यार, आपसे, सो शायद कैसे भूल रही मैं। है ना? हाँ। इवन मीना कुमारी, अगर पुरानी ब्यूटीज़ देखी जाए, देखिए आईब्रोज में जैसे वो कलर डालना, उसकी जगह हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। एंड वो लेडीज़ के लिए भी सक्सेसफुल है, और ये ईश्वर की देन है। हम यहाँ के बाल निकाल के आपके सर पे जब डालते हैं ना, पहले 1 महीने बाद, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे बात कि कुदरत की, कि आप यहाँ पे जब बाल डालते हैं, यहाँ के सर के बाल तो इतने लंबे हो रहे हैं, यहाँ के बाल तो छोटे ही रहते हैं ना, मगर यहाँ के बाल भी जब यहाँ डाले जाते हैं, वो इतना ही ग्रो करते हैं 1 महीने बाद। पहले आपको कट करना पड़ता है, दे लुक जस्ट लाइक नेचुरल हेयर, और पता ही नहीं चलता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर है या आपकी नेचुरल आईब्रोज हैं। तो जिन लोगों को, कुछ जेंट्स भी आते हैं हमारे पास जिनकी आईब्रोज बहुत पतली हैं, तो हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। एंड ये मैंने ईरान से सीखा था, और इसको मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर किया जाता है। इट्स लाइक अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो सेफ है प्रोसीजर, आराम से बिल्कुल, करवाया जा एक सकता 1 है। घंटे का प्रोसीजर होता है, बहुत ईज़िली किया जाता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे। हाँ। तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, पता नहीं इसको ऐड करेंगे कि नहीं, क्योंकि आपने काजोल की बात करी। काजोल का जो स्किन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो ड्रास्टिक है। एब्सोल्युटली। तो मुझे उसके बारे में बताइए कि क्योंकि बहुत से लोग काजोल को कभी कभी ट्रोल भी करते हैं कि ग्लूटाथियोन लगाया है या आईवी ड्रिप लगाया है, तो क्या इतना ड्रास्टिक चेंज कॉम्प्लेक्शन में पॉसिबल है कि पहले आप एकदम डस्की से एकदम ब्राइटनिंग स्किन, क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। आज हमने पॉडकास्ट में बहुत बार ये बात करी।
अगर आपके कान के पीछे हाँ, का कलर, वही ये वाली बात थी, लेकिन उसके हाँ, अलावा कि मतलब हाँ। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक था, तो इसीलिए अंशिका इट्स पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। पता है आज की डेट में साइंस कहाँ पहुंच गई। हम देखते हैं कि एलॉन मस्क हमें मार्स लेके जा रहा है, या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो स्किन की ब्यूटी वाकई वहाँ तक पहुंच गई है। मगर यू हैव टू रीच आउट टू अ ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जैसे, मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे पास बहुत पेशेंट्स है जिन्हें मैं कहती हूँ आपका बोटॉक्स भी नहीं हो सकता, और अपने यहाँ से भेज देती हूँ। वो 1-2 साल दूसरे डॉक्टर्स के पास जाके मेरे पास वापस भी आते हैं। रीज़न बीइंग कि जिसके लिए जो नहीं हो सकता और जिसके लिए जो हो सकता है। सो ये हो सकता है कि आपके लिए आपकी स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, दूसरे के लिए पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ मनी कैन नॉट बाय, ये बहुत ज़रूरी रीज़न है। सो आपको ओवरऑल अगर आप हमारी आज की इंटरव्यू में देखेंगे कि हमने बहुत सारी बातें टच करी, सिर्फ बाहर से ब्यूटी नहीं होगी। आई एम श्योर काजोल ने बहुत चीज़ें करी, आप प्रियंका चोपड़ा को देखिए, बहुत लोगों ने अपना शेड्स ठीक करे हैं अपने स्किन के। सो ये बहुत ईजी हो गया है आज की डेट में। आप अब्रॉड में देखिए, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर, कोई बड़ी चीज़ नहीं रही है। मगर आपको ओवरऑल ध्यान रखना है। अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो प्लीज़ पहले कोरियन खाना खाना शुरू करें, ठीक है। सो उसी तरीके से अगर आपको अपनी स्किन ठीक करनी है, तो अगर आपके कान के पीछे का जो कलर है वो एक ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें तो आप जरूर अचीव कर सकते हैं। और काफी हवा पानी का भी काफी असर पड़ता है स्किन पे। बिल्कुल। कभी कभी होता है ना, आप 1 महीने 1.5 महीने कहीं और रह जाते हैं, तो आपका वहाँ पे बोलते हैं ना कि पानी सूट कर गया, जी हाँ। गोरे हो गए वहाँ जाके, तो ये भी होता है, इसका भी काफी असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है जी। और मैम बहुत सी ऐसे न्यूज भी आई है लोगों के सामने जी। जहाँ पे हेयर स्मूथनिंग से बोल रहे हैं कि कैंसर हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि क्या है स्टोरीज? देखिए अंशिका, इट्स वेरी वेरी ट्रू। हम वैसे ही केमिकल्स और पोल्यूशन की ज़िंदगी बिता रहे हैं, रेडिएशन की ज़िंदगी बिता रहे हैं। तब जब ये जो ब्यूटी पार्लर्स के अंदर ये बेंजीन, टोलुइन और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती है ना, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, हेयर बोटॉक्स करके भी एक ट्रीटमेंट चलता है, उसके अंदर फिर स्टीम वीम होती है। सो प्लीज़ आप पार्लर जाते वक्त अपना मास्क ज़रूर पहनें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपको जितनी जल्दी यूरिन आ जाए और जो टॉक्सिन्स आपने लिए हैं वो बाहर निकल जाएँ। तीसरी चीज़, इन प्रोसीजर्स को कम करें, इनको हर महीने ना करके या हर साल ना करके, मतलब 1.5-2 साल में गैप देके करें। लेस इज़ मोर। जितना कम हम केमिकल्स के पास रहेंगे उतनी हमारी लाइफ हेल्दी हो जाएगी। अब से नहीं करवा रही स्टाइल बाल, अब मैं अपने कर्ली वेवी हेयर मेंटेन करूंगी। काफी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। काफी कुछ सीखने को मिला हमको। आई होप हमारे व्यूअर्स को ये एपिसोड अच्छा लगेगा, जो आई एम श्योर अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसमें काफी कुछ है जो आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो एंड कीप वॉचिंग फिट तक।